हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, दो तरह के फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे और फिर अडेप्टेशंस इन प्लांट्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन, तो ये जो फैक्टर्स हैं इसे हम दो पार्ट्स में बांट लेते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स और दूसरा इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि बाहरी कोई भी तरह के एजेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं और वो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो पहला इसमें इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। सनलाइट जो कि ज़रूरी है स्टोमाटा के ओपनिंग के लिए, क्योंकि जब दिन के समय में सनलाइट रहते हैं तो स्टोमाटा ओपन रहते हैं, जो कि आप जानते ही हैं, जिससे कि CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए अंदर की तरफ जा सके और इसी दौरान वाटर वेपर के रूप में अंदर से, सेल के अंदर से बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं और यही ट्रांसपीरेशन है। तो सनलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। इसका मतलब कि सनलाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि सुबह के समय और शाम के समय लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी कम होंगे। लेकिन मिड डे या नून में, जिसमें कि लाइट इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है यूजुअली, उस समय रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि दिन के समय अगर क्लाउडी डे है तो फिर रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कम हो जाएंगे। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। अगर सनलाइट इंटेंस होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन बढ़ेंगे, ये तो आपने समझ लिया। अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर तब ज़्यादा होगा जबकि हॉट एंड ड्राई एयर होंगे। इसका मतलब सनी डे में, जिस समय की लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, हॉटनेस होगी एयर में, तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाएंगे और हॉट एयर उसे लेकर के बाहर निकल जाएंगे। इसलिए रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी बढ़ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ विंड, अगर हवा चल रही हो, हवा तेज चल रही हो, यहाँ पे दो चीज़ आपको याद रखना है। अगर ब्रीज जो सामान्य हवा है वो अगर हैं तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर आंधी या तूफान आ जाए, स्टॉर्म आ जाए, तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कम हो जाएंगे। वेलोसिटी ऑफ विंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो अगर विंड की वेलोसिटी ज़्यादा है यूजुअल से, तो फिर रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होंगे। आपने देखा ही होगा कि अगर आप भीगे हुए कपड़े को सूखने के लिए देते हैं और हवा चल रही होती है तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और अगर मॉइस्ट एयर में या शेड में आप गीले कपड़े को सूखने देते हैं तो सूखने में समय ज़्यादा लगता है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो अगर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कम हो जाएंगे, क्योंकि मॉइस्ट एयर बहुत ही कम वाटर वेपर को लेकर के बाहर निकल पाएंगे स्टोमाटा से होते हुए, और इसलिए रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी कम हो जाएंगे। CO2 कंसंट्रेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि यूजुअली एटमॉस्फेयर में 0.03% CO2 होता है, लेकिन अगर CO2 की कंसंट्रेशन यूजुअल से अधिक हो जाए, मान लीजिए 0.04% या उससे ऊपर, तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन
कम हो जाएंगे, क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो तो स्टोमाटा क्लोज हो जाएंगे, और जब स्टोमाटा बंद हो जाएंगे तो फिर ट्रांसपीरेशन की रेट भी कम हो जाएगी। क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन अगर एयर में ज़्यादा हो जाता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाते हैं, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होंगे तो फिर रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी इनडायरेक्टली कम हो जाएगा। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ये रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कम होंगे, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को अफेक्टेड करते हैं, और इसमें से पहला है वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स। अगर सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन प्रॉपर है तो रूट और रूट हेयर्स इफ सफिशिएंट अमाउंट में वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे, और ये जाइलम से होते हुए प्लांट पार्ट्स में पहुंच जाएंगे। अगर लीव्स के सेल्स में सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल है तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होंगे। और अगर मान लीजिए कि लीव्स के सेल्स में वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाए, वाटर अमाउंट कम हो जाए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम हो जाए, तो वो या तो कर्ली हो जाएंगे, विल्टिंग हो जाएंगे उनमें, या फिर फ्लैसिडिटी आ जाएगी, और फिर क्लोजर ऑफ स्टोमाटा हो सकते हैं, और ये सभी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कम हो जाएंगे। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जरूरी होती है रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन के बढ़ने के लिए। लीफ सरफेस एरिया, लीव्स अगर बड़े हैं, लंबे हैं, तो सरफेस एरिया उनकी ज़्यादा होगी। सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ स्टोमाटा, वेंट्रल सरफेस भी ज़्यादा होंगे, और अगर स्टोमाटा ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी ज़्यादा होंगे। तो लीफ सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन क्या होगा। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी ज़्यादा। इसका मतलब कि लीफ सरफेस एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। आपने देखा है कि जेरोफाइट्स में, कैक्टाई प्लांट्स में लीव्स स्पाइन्स के रूप में मॉडिफाइड हो जाते हैं। इसकी वजह रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को कम करना, रिड्यूस करना, क्योंकि जेरोफाइटिक प्लांट्स जो डिजर्ट्स हैं, जहाँ पे कि एरिड जोन्स है, सेमी एरिड जोन्स है, वहाँ पे ज़्यादा उगते हैं, वाटर की स्कार्सिटी होती है। इसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत होती है, और इसलिए कैक्टाई में जो लीव्स हैं वो स्पाइन्स के रूप में कन्वर्टेड हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा जेरोफाइटिक ट्रीज़ जैसे कि बबुल, कीकर, ये सभी के जो लीव्स हैं काफ़ी छोटे होते हैं। लीव्स का छोटा होना मतलब सरफेस एरिया का कम होना, सरफेस एरिया कम होना मतलब नंबर ऑफ स्टोमाटा कम होना, नंबर ऑफ स्टोमाटा कम होना मतलब रिड्यूस्ड रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन होना। थिकनेस ऑफ क्यूटिकल लेयर, आपको पता ही है कि क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होता है लिप्स के अपर सरफेस पे मोस्टली। तो क्यूटिकल लेयर की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन उतना ही कम होगा। इसका मतलब कि थिकनेस ऑफ क्यूटिकल लेयर की वजह से रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कम होता है। जितने थिक होंगे उतने ही रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कम होंगे। थिकनेस ऑफ क्यूटिकल जितनी कम होगी उतना ही रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि थिकनेस ऑफ क्यूटिकल लेयर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। नंबर ऑफ स्टोमाटा पर यूनिट एरिया, अगर जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि यूजुअली प्लांट्स में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में
लगभग 1000 से 10,000 स्टोमाटा होते हैं। अब मान लीजिए कि स्टोमाटा की नंबर लिप्स पे पर यूनिट एरिया कम है तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी कम होगा, और अगर नंबर ऑफ स्टोमाटा पर यूनिट एरिया ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी ज़्यादा होंगे। इसका मतलब कि नंबर ऑफ स्टोमाटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। रूट एंड शूट रेशियो, रूट एंड शूट रेशियो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। रूट एंड शूट रेशियो अगर ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी ज़्यादा होगा, और अगर रूट एंड शूट रेशियो कम होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी कम होगा। रूट एंड शूट रेशियो का मतलब कि जो रूट्स के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है, और शूट में ग्रोथ एरिया जो होते हैं उसमें ग्रोइंग सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जो कि उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ये दोनों के बीच का रेशियो को ही हम लोग रूट एंड शूट रेशियो कहेंगे, और ये अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी बढ़ेंगे, और अगर रूट एंड शूट रेशियो घटेंगे, कम होंगे, तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी कम होंगे। तो इस तरह से ये फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन, जिसमें कि दो पार्ट्स जैसे कि एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी की। अब हम लोग एडेप्टेशंस इन प्लांट्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन की स्टडी करते हैं। नाउ एडेप्टेशंस इन प्लांट्स टू रिड्यूस एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन। बहुत ज़्यादा अगर रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन है तो उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए प्लांट्स एंड ट्रीज में कुछ नेचुरल फिनोमिनोन होते हैं, नेचुरल कुछ चेंजेज आ जाते हैं, एडेप्टेशंस होते हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट, संकन स्टोमाटा। अगर स्टोमाटा संकन हो, संकन इन पिट्स हो, और उसमें कुछ हेरी प्रोजेक्शंस हों जो कि रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि वाटर वेपर को वो बाहर निकलने से रोकते हैं, हैम्पर करते हैं, तो उसे संकन स्टोमाटा कहेंगे, और ये नेरियम में मेनली पाया जाता है। तो एक कॉमन सा एग्जांपल है नेरियम। फ्यूअर स्टोमाटा, अगर स्टोमाटा की संख्या कम होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी कम होंगे। नैरो लीव्स, कुछ ट्रीज एंड प्लांट्स में लीव्स नैरो हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, पाइनस। तो पाइनस में नैरो लीव्स होता है, इससे रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन में कमी आ जाती है। रिड्यूस्ड सरफेस एरिया और एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ लीव्स, तो लीव्स की सरफेस एरिया अगर कम हो जाएगी, लीव्स अगर छोटे आकार में होंगे, उनकी सरफेस एरिया कम हो जाएगी, तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी कम होंगे। जैसे कि बबुल में, तो उसमें साइज ऑफ लीव्स काफ़ी छोटे होते हैं, इसकी वजह से उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, और जब सरफेस एरिया कम होगा तो फिर रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी कम होंगे। और यहाँ पे आप एक एग्जांपल बबुल का ले सकते हैं। इसे एकासिया भी कहते हैं, एकासिया। लॉस ऑफ लीव्स, अगर लीव्स स्पाइन्स के रूप में मॉडिफाइड हो जाएं तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन हैम्पर्ड हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जैसे कि कैक्टाई में स्पाइन्स होते हैं जो कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स है टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। थिक क्यूटिकल लेयर, थिक क्यूटिकल लेयर, थिकनेस ऑफ लेयर जितनी ही ज़्यादा होगी क्यूटिकल की, उतनी ही रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कम होते जाएगा। तो थिक क्यूटिकल लेयर बनियान में पाए जाते हैं, या फिर और भी एवरग्रीन ट्रीज़ में पाए जाते हैं, जैसे मैंगो, पीपल, ये सभी में, और इसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी कम हो जाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, फर्स्ट कूलिंग इफेक्ट एंड सेकंड ट्रांसपीरेशनल पूल। तो ये कूलिंग इफेक्ट प्लांट्स और ट्रीज़ के लिप सरफेसेस या फिर उनके टेम्परेचर को मिनिमाइज़ करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ट्रांसपीरेशन बहुत आवश्यक होता है।
जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसपीरेशन के दौरान वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्टेड होकर के एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट से बाहर आ जाते हैं। तो वाटर वेपर में कन्वर्शन के लिए लेटेंट हीट ऑफ एवोपोरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये लेटेंट हीट प्लांट के सरफेसेस से लिए जाते हैं, और इस तरह से एंटी ट्रांसपेरेंट्स कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो ट्रांसपीरेशन की रेट को कम करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन आर कॉल्ड एज एंटी ट्रांसपेरेंट्स। एग्जाम्पल्स, इसका कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे वैक्स इमल्सन इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ प्लांट, और इस तरह से ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। सेकंड, ट्रांसपीरेशन पूल। ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के में एक पूलिंग इफेक्ट बनता है, वाटर का एक कॉलम बन जाता है, और इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलते जाते हैं, और उसके साथ और भी जो कॉलम में वाटर हैं वो ऊपर उठते रहते हैं, और इस तरह से ये एक वाटर कॉलम बना लेता है, और इसकी वजह से पूलिंग इफेक्ट होती है। और ये पूलिंग इफेक्ट एक लंबे से ट्री में, बिग ट्रीज़ में 50 मीटर्स या उससे भी ज़्यादा ऊंचाई तक वाटर को खींचने में, पुल करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये दो सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन है। एंटी ट्रांसपेरेंट्स कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं, उन्हें हम एंटी ट्रांसपेरेंट्स कहते हैं। यानी दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन आर कॉल्ड एज एंटी ट्रांसपीरेशन। एग्जाम्पल्स आर वैक्स इमल्सन, प्लास्टिक इमल्सन एट्सेट्रा। तो ये रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को कम करते हैं। ट्रांसपीरेशन अफेक्ट्स क्लाइमेट। ट्रांसपीरेशन जलवायु को यानी कि क्लाइमेट को अफेक्टेड करते हैं। कैसे? अगर ट्रांसपीरेशन होती है तो इसमें वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में आता है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा होगी जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, और ये ह्यूमिड एयर जब एटमॉस्फेयर के अपर लेयर्स में जाएंगे तो वहाँ पे कॉन्डेंस्ड होकर क्लाउड को फॉर्म करेंगे, और ये क्लाउड रेनफॉल की वजह बनती है। ये प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है, और इस तरह से जिस जोग्राफिकल एरियाज़ में फॉरेस्ट और ट्रीज़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पे वर्षा भी ज़्यादा होती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडिया के अंदर अंडमान निकोबार्स, मेघालय, असम या हिली एरियाज़ में जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स हैं, वहाँ पे ट्रांसपीरेशन भी ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होती है, और फिर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मौसिनराम मेघालय में एक एरिया है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा वर्षा इंडिया के अंदर होती है, जो कि वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया कहलाता है मौसिनराम। इसकी वजह क्या है कि मेघालय में जंगल बहुत ज़्यादा हैं, ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होंगे, और फिर वर्षा ज़्यादा होंगे। आपको पता ही है कि राजस्थान में, जिसका कि बहुत बड़ा एरिया डिज़र्ट लैंड है, थार डिज़र्ट, वहाँ पे जंगल नहीं थे पहले, पेड़ पौधे नहीं थे, और इसकी वजह से वहाँ पे वर्षा लगभग नहीं के बराबर होती थी। लेकिन अब उस एरिया के आसपास भी बहुत सारे वेजिटेशन हैं, और फिर वर्षा होती है, और अब डिज़र्ट लैंड जो कि राजस्थान का एक पार्ट है वहाँ भी वर्षा होने लगी। तो इसकी वजह है ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होंगे, और क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से रेनफॉल होंगे। तो जिस एरिया में ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होंगे वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी। इससे पता चलता है कि जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है वहाँ पे ट्रांसपीरेशन भी ज़्यादा होंगे, और इसलिए फॉरेस्ट लैंड हेल्प करता है रेनफॉल के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसपीरेशन इज़ द सीक्रेट ऑफ रेनफॉल। ट्रांसपीरेशन इज़ द सीक्रेट ऑफ रेनफॉल। साथ में हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपीरेशन चेंजेस क्लाइमेट। ट्रांसपीरेशन की वजह से एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा होते हैं, और मॉइस्चर एक फैक्टर है जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। एक्सुडेशन मीन्स प्लांट के किसी भी पार्ट से
अगर वाटर के अलावे कोई भी और डिजॉल्व सब्सटेंसेस बाहर आए तो इस प्रोसेस को एक्सुडेशन कहते हैं। मीन्स एक्सुडेशन इज द रिमूवल ऑफ cell sap or the water which contains mineral salts from aerial parts or cut parts of the plant is known as exudation. तो एक्सुडेशन दो तरह के होते हैं, पहला गटेशन और दूसरा ब्लीडिंग। गटेशन क्या है? गटेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम teeny pores present on the leaf margins of some plants early in the morning. Guttation is the removal of water in the form of water droplets from some teeny pores present on the leaf margins known as hydrathodes early in the morning, mostly in the winter season. अब अगर यहाँ पे गटेशन की बात हम लोग करते हैं तो गटेशन में क्या होता है? गटेशन में वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में हाइड्राथोड्स मतलब लीफ मार्जिन्स पे जो वेनलेट्स होते हैं उसके ओपनिंग को हम लोग टीनी पोर्स के रूप में इस हाइड्राथोड्स कहते हैं। तो हाइड्राथोड्स से वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर निकलने की प्रोसेस को गटेशन कहते हैं। तो गटेशन सुबह के समय यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग, जिस समय की रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो लेकिन रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन मिनिमाइज हो जाए, तो इसकी वजह से एक तरह की हाइड्रोस्टेटिक फोर्स क्रिएट होता है उस प्लांट के अंदर और उसकी वजह से फोर्सिबली वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में और इस वाटर में मिनरल सॉल्ट्स भी हो सकते हैं को हाइड्राथोड से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हाइड्राथोड्स आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ मार्जिन्स और इसी हाइड्राथोड से होके वाटर और मिनरल सॉल्ट्स वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हाइड्राथोड से बाहर आ जाते हैं और इसी प्रोसेस को गटेशन कहेंगे। ये एक एक्सुडेशन का टाइप होता है और ये कुछ ट्रीज़ या प्लांट्स में जैसे कि स्ट्रॉबेरी, बनाना, टोमेटोज़, नस्टोटियम एट्सेट्रा में हो सकते हैं। रोज में भी ये हो सकता है। अब आते हैं ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या है? ब्लीडिंग इज़ द प्रोसेस इन विच रिलीज ऑफ सेल सैप थ्रू कट स्टेम और इंजर्ड पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो जब कभी ये एक्सीडेंटल प्रोसेस है कि जब कोई भी प्लांट के कोई पार्ट मोस्टली स्टेम कट हो जाएं, इंजर्ड हो जाएं, तो उससे सेल सैप बाहर आने लगता है और इसी प्रोसेस को ब्लीडिंग कहते हैं। तो कुछ प्लांट्स में हम लोग ब्लीडिंग आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि अगर बनाना का एक लीफ को या स्टेम को हम लोग कट करते हैं तो उससे प्लांट सैप बाहर आने लगता है और ये काफ़ी आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो जब भी कभी किसी प्लांट के पार्ट में या स्टेम में कट होंगे या फिर इंजरी होंगी तो उससे प्लांट सैप बाहर आने लगता है और ये एक इंसिडेंटल प्रोसेस है और इस तरह से सैप या प्लांट सैप का बाहर आने का प्रोसेस ब्लीडिंग कहलाता है। ये भी एक टाइप का एक्सुडेशन ही होता है। समिंग अप मीन्स क्या होता है? स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनटेक एंड लॉस ऑफ वाटर इन अ प्लांट के अंदर जो वाटर को इनटेक किया गया जो कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से होता है और इस एब्जॉर्प्शन में ऑस्मोसिस हेल्प करते हैं। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को इनटेक की जाती है। आप जानते हैं कि 1 से 2% एब्जॉर्ब वाटर ही प्लांट्स के वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में खर्च होते हैं। रेस्ट 98 से 99% वाटर वो बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो लॉस ऑफ वाटर है, ये लॉस ऑफ वाटर दो तरीके से होता है, या तो ट्रांसपीरेशन से होंगे। तो ट्रांसपीरेशन में भी 3 टाइप हो जाता है, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर एंड लेंटिकुलर।
तो ये तीनों ही टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन जो कि स्टोमाटा से स्टोमेटल होता है, क्यूटिकल से क्यूटिकुलर और लेंटिसेल से लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, इसके द्वारा वाटर को रिमूव किए जाते हैं, लॉस किए जाते हैं। और फिर गटेशन। गटेशन जैसा कि आपको पता ही है कि हाइड्राथोड्स टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लिप मार्जिन्स होते हैं कुछ प्लांट्स और ट्रीज में, और इससे लॉस ऑफ वाटर इन विच सम मिनरल सॉल्ट्स आर डिसॉल्व्ड बाहर आ जाता है। तो इस तरह से ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कितना वाटर प्लांट्स के अंदर आया और वो कैसे लूज़ हुआ, और इसी को हम लोग शमिंग अप कहते हैं। डिसएडवांटेजेज ऑफ ट्रांसपीरेशन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ एडवांटेजेज हैं अगर ट्रांसपीरेशन के, तो उसके साथ साथ डिसएडवांटेजेज भी हैं। ये कुछ तरह से नुकसान भी पहुँचाते हैं प्लांट्स को, ट्रीज़ को। तो कैसे? नंबर 1, स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ मीन्स अविकसित वृद्धि। जैसा कि आपको पता है कि 98% से 99% वाटर ट्रांसपायर्ड कर दिया जाता है प्लांट से, तो केवल 1 to 2% वाटर ही यूज़ किया जाता है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में। तो इतने सारे वाटर को एब्जॉर्व करने के लिए अगर कभी वाटर की सप्लाई पूरी तरह से ना हो तो प्लांट से एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो जाती है, और इस दौरान पौधों की, ट्रीज़ की पूरी तरह से वृद्धि नहीं होती। तो इसे हम स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं, जिसके बाद प्लांट्स या ट्रीज़ की ग्रेजुअल डेथ भी हो सकती है। विल्टिंग। अगर प्लांट्स को ट्रांसपीरेशन के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर की सप्लाई नहीं हो, अगर वाटर डिफिशिट हो जाए, तो प्लांट्स के जो लीव्स हैं उसमें विल्टिंग होने लगते हैं, और जब विल्टिंग होंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, और जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगी तो प्रोडक्टिविटी प्लांट्स की कम हो जाएगी, और फाइनली उसका पूरी तरह से विकास नहीं होगा, हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो जाए। एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। 98% टोटल एब्जॉर्ब वाटर का ट्रांसपायर करने के लिए, प्लांट बॉडी से लूज़ करने के लिए एनर्जी की भी एक्सपेंडिचर होती है, और ये एनर्जी एक्सपेंड इस दौरान होने लगता है, और इस तरह से इसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर इसका इफ़ेक्ट आता है। तो इस तरह से वाटर लॉस के साथ साथ एनर्जी का भी लॉस होता है। तो ये तीनों डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपीरेशन है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपीरेशन आर नेसेसरी एविल। किसी भी प्लांट में ट्रांसपीरेशन को नेसेसरी एविल कहा जाता है, और ये सबसे पहले कॉर्टिस नाम के साइंटिस्ट ने कहा। इसकी वजह क्या है, या फिर इसे हम लोग ट्रांसपीरेशन इज़ द प्राइस पेड फॉर फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, और फिर ट्रांसपीरेशन इज़ एन अनअवॉइडेबल प्रोसेस भी कहते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि मोस्टली ट्रांसपीरेशन स्टोमाटा से होते हैं। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन सबसे अधिक होती है, और प्लांट्स की जो एनाटॉमी है उसमें डे टाइम में स्टोमाटा ओपन रहते हैं, और इसका पर्पस है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन। तो जिस समय ये स्टोमाटा ओपन होते हैं CO2 को इनलेट करने के लिए फोटोसिंथेसिस के दौरान, और ड्यूरिंग रिस्पिरेशन CO2 को ये बाहर करते हैं। लेकिन डे टाइम में जनरली CO2 को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फोटो रिस्पिरेशन होता है, लेकिन नाइट में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। तो स्टोमाटा की जो पर्पस है वो तो है CO2 को अंदर लेना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और उसमें वो खुले रहते हैं, और डे टाइम में जिस समय स्टोमाटा खुले रहते हैं तो ट्रांसपीरेशन होता रहता है। नाइट में जब स्टोमाटा बंद हो जाते हैं तो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन भी नहीं होता। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसे कि हम रोक नहीं सकते, प्लांट्स रोक नहीं सकते। ये एविल तो है, लेकिन ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस को रोकना प्लांट्स के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन फोटोसिंथेसिस के साथ साथ होता है।
ट्रांसपीरेशन इज़ द प्राइस पेड फॉर फोटोसिंथेसिस। जिस समय फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर किया जाता है, स्टोमाटा ओपेंड होते हैं, तो यहाँ पे जो वाटर वेपर हैं वो बाहर रिलीज्ड होते रहते हैं, एस्केप्ड होते रहते हैं, और इसी की वजह से कई बार ट्रांसपीरेशन को प्राइस पेड फॉर फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डिसएडवांटेजेस और फिर ट्रांसपीरेशन जो कि एक नेसेसरी एविल माना जाता है, या फिर इसे प्राइस पेड फॉर फोटोसिंथेसिस माना जाता है, या फिर ट्रांसपीरेशन को एक अनअवॉइडेबल प्रोसेस के रूप में भी हम लोग देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।